आज मेरी शादी थी। हर लड़की को अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। जैसे मेरी शादी को हुई थी, वह दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। यह शादी कम और कम एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आगे मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी न था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी सी, थोड़ा सजा बजा के पहन के आम सी दुल्हन आने वाली। वक्त के तुर की वजह से मेरा दिल तेज तेज से धड़क रहा था और हाथों में बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बात दिमाग में घूम रही थी। अरे इसे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया था और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतना अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही पलट दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक कर उठ गई और अपने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मुझे मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक ताकि मुझे देखता ही रहा और न जाने उसे क्या हुआ। एकदम से वह उठकर मेरे कमरे से ही निकलकर बाहर चला गया। मेरा नाम मनीषा और मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी, एक छोटा सा भाई था। भाई अभी छोटा और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली से एक मशहूर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पर पढ़ी हुई थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी। जो गरीब फैमिली से यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीरों घरों की लड़कियाँ और लड़के पढ़ते रहते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपना काम में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में किसी से भी दोस्ती नहीं थी। मैं अब यूनिवर्सिटी में भी किसी से दोस्त प्रोजेक्ट के लिए क्लास में जो ग्रुप सर ने बनाया था उसके साथ कभी कभी स्टडी का मैं डिस्कस कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का रोहित माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आ गया। उसके आते ही मेरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने के लिए तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली नज़र उसे देख कहा तो दिल में बैठी थी, लेकिन वह तो ऐसा चाँद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो हर लड़की को रहती है, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ तो पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन मैं फीलिंग्स को दिल ही दिल में तबाही रखा और कभी भी किसी से ना कहा, किसी पर जाहिर होने ना दिया। क्लास में अपने ग्रुप बने तो रहे। रोहित मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरी नोट्स भी बना देता। वह हर तरह के पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट के साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की की वह बात भी नहीं मानता था और ना ही उसका कुछ काम करता था। कुछ लड़कियों तो मुझे कहने लगी कि रोहित तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात पर एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल दिया करती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस रोहित के आगे नहीं था, स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ करता रखता था और मैं एक नीचे तले दबले ताल्लुक़ रखती थी जिसे आप सब्जी बेचता हो। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजर गया कुछ खबर ही नहीं था। मैं अभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज रोहित नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत
इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देखना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वह नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वह न आ सका। मैं बड़े मुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बड़ा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की स्थापना उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए कुछ समय बाद ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान में हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही था, लेकिन 7 टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के बाहर बंद है और दिल की वाल भी बंद है और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड करवा सकें। वक्त के तौर पर सरकारी अस्पताल में इलाज करवा के पिताजी को घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती थी और काम पर जाने ना देती थी। एक दिन मुझे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद कितना भी राशन था वह खत्म होने को आया था। जितना जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर की बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा सा घर में ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह काम करे, तो मुझे ही बाहर काम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी ही सब्जी की रेट निकालकर घर से बाहर लगा दी। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी में ताज़ा सब्जी ले आई और घर से बाहर आकर बेचैनी कर रहती थी। लेकिन समय इतने पैसों से नहीं बचते थे कि हमारी दिल्ली के खर्चे पूरे हो जाते थे, लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया कि और माँ को इस बारे में बताया। मुझे बहुत माँ ने मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और मैं पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ और सपने देखे थे और सब एकदम से हालात में पलटी की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले ही दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाना, उनसे नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती है, मुझे इंटरव्यू देने जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और वह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में मैं एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही महीने गुजरे थे। एक बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मिस मनीषा, आपकी ज़िंदगी कितनी काबिलियत है और आप अच्छा काम करती हैं। इसके हिसाब से आपकी सैलरी पर पोस्ट कुछ काम नहीं है क्या? बॉस ने मुझे यह सवाल किया तो मैं थोड़ा घबराई कि हाँ बोलूं या लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने कहा कि हाँ कह दिया, और वह कुछ ही देर में मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगा कि लेकिन फिर वह कहने लगे कि आपकी सैलरी पर पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ अच्छी और मैंने पूछा कैसे कर दूँ? वह बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस मनीषा, अब आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना है। बस आपकी बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई है। मैं एकदम से गुस्से में खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, डरती हैं।
एकदम से घबराती हुई तुम्हारे और तुम्हारे काम पर मैं गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह चिल्लाता बस मुझे आवाज़ ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर इतना लज्जा और मन घबरा रहा था। यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं। मैं इतनी देर इसी तरह मकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिरकार कब तक घर को जाना ही था। घर पहुंचकर माँ मेरा परेशान चेहरा देखी तो पूछने लगी, क्या हुआ है सानवी, तुम इतना परेशान क्यों? हमारे पूछने की देर ही तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। मैंने मुझे उसके साथ गले से लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी कि बेटा, अब तुम घर से बाहर निकलना नहीं तो तुम्हें इस तरह से बहुत से वीडियो से लड़ाइयों से लड़ना होगा। ऐसी बहुत सी दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना है। मैंने इसके बाद मुझे माँ ने बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने गई और फिर जल्दी जल्दी किस्मत में मुझे एक इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई है। नौकरी पहली वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी, सैलरी भी ज़्यादा थी और पिंक पिक और ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी सिर को नहीं हाँ में हिला दिया। हालांकि ऑफिस में बॉस ने मेरे बेटे से बहुत बहुत बातें होती थी। उसे दीवाना कहता हुआ कोई साइको भी कहता था, लेकिन मैं अभी आज तक उन्हें देखी नहीं थी। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं बातों दोनों बॉस के वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादीशुदा करेगी, उसके साथ 24 घंटे गुजारेगी, तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम के इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बस इस बात की अच्छी नहीं लगी। ना जाने उसके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ। मैं एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल की जीत गई। मैंने एक आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को कह दिया। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हो गया और इस वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया गया। मैं घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शौक में चली गई। वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों में मुझे एक काम को करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं अब तक कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी नहीं नज़र आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नज़र रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ पहुंचा। सदा सिर्फ फंक्शन में हमारी शादी हो गई। सादा अभी तक अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंक गई थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत ही लोग होते थे। अब यह रोहित तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से ही तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल और साइको। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी तक मैं कमरे में तुम्हें देखो तो नहीं। मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैं रोहित की तरफ देखी, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे देख ही रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उसने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम इतने साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा महसूर है। मेरी बात सुनकर रोहित ने एक गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जयपुर में माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एक इंटर होते हुए भी मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी। तो तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट बना रही थी।
इन सब मॉडल और फैशन की हमारी लड़कियां जिन्होंने मेकअप करके खुद करके एकदम से फिट बनाया हुआ था, तुम उसमें बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरफ से मेकअप से पाक था और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी-सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थीं, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आती थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र से ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैं वहीं खड़े-खड़े फैसला कर लिया, यह सिर्फ तुम्हें ही अपना पत्नी बनाऊंगा। और यह सोचकर अगले ही दिन एक सुकून सारा दिन में उतर आया। मुझे तुम्हें देखने से तुमसे बात करने की इच्छा जागने लगी थी। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा मुझे बुलवा लिए थे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। स्टेटस के फ़र्क की वजह से पापा ने मुझे साफ-साफ इनकार कर दिया था और तुमसे मिलना की गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिज़नेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करवाना चाहते थे, जिसे वह अपने बिजनेस का चार चांद लगा सके। मैं उनके बार-बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आप और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मम्मी बहुत धूमधाम से करती थी। मैंने पापा की मर्ज़ी के आगे सर को झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने आती। मुझे मंगेतर महँगे गिफ्ट देती। वह मेरे साथ वक़्त गुज़ारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार-बार तुम्हारा ख़्याल आता था और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट में तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो वहीं पर छोड़ जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद होकर वहाँ इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूँढूँ। इसके बाद में मैं जैसे खुद को ही उचित गया था। इतने दिनों में सही हालात में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कास्टेंट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ-साफ इनकार कर दिया कि वह मुझे बार-बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा के बारे में बता दिया। मैं शिकायत कर दूँगी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफ़ान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा, फिर पापा ने मुझे साफ-साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उन लड़कियों में से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना मुझे बिजनेस से भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उसी लड़की से मिलने-जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वह हमारी शादी पक्की कर दें, लेकिन मैं सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता था। दिल ही नहीं करता था मैं कहीं बाहर जाऊं आऊं। पापा मुझे बहुत डांटते थे, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनके साथ नहीं खाना खाना या कुछ भी नहीं करना चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वह मुझे बिजनेस कर जमाने की फ़िक्र में लगे हुए थे। मेरा यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ-साफ मना कर दिया था, अभी मेरे से के लिए कोई रिश्ता ना देखें और ना ही अभी मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस वक्त को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे समझने के लिए वक्त दिया। कुछ ही दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने इकलौती बेटी की दुनिया से अलग और दुनिया में उचट देखने तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते थे ताकि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं वक्त के तौर पर एकदम बाहर जाता था और फिर बाद में इस हालात का शिकार हो जाता था। कुछ दिन बाद
पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उसी लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर से उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगा, वरना फिर मैं तुम्हें बताई हुई लड़की से शादी करना पड़ेगा। पापा ने की शर्त मानकर मैं उन्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारी पुराने मोहल्ले में भी गया, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो दिया था वह गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसलिए क्या पूछताछ करता। मैं 1 महीने कैसे गुजर गए मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर न थी और न ही तुम्हारा किसी से कोई दोस्ती थी जिसमें मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं एकदम अंदाज से कहा कि जिस भी लड़की से मेरी शादी करोगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे बेकाबू हो गए। अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैं उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम ही नहीं हो, कोई भी नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के वक्त पर पापा हैरान से राहुल को देख रहे थे कि सिर्फ मैं और रोहित की सच्चाई जानने थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने अब रोहित के ने एक दूसरे को वादा किया था कि वह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। अब हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं ही लड़की हूँ जिसमें रोहित शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक रोहित पापा के खाने लगे। पापा, मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके जो सानवी को मेरी ज़िंदगी में का जीवन साथी चुना है। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी। रोहित यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गईं। वह कितनी देर रोहित को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीने हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे रोहित की माँ का ख्याल आया तो मैंने उनसे पूछा कि रोहित, आपकी मम्मी कहाँ हैं? मैं अभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही अभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा की अलग-अलग शहरों की तस्वीर घर पे जगह-जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर रोहित फीकी से हंस दिया और कहने लगा, चलो मैं आज तुम्हें यह भी सच बता देता हूँ कि मेरी माँ और पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार के कारोबार बढ़ाने के, एक दूसरे के स्टेटस ऊंचा करने का एक सौदा था, जिसे इन दोनों को मंजूर किया और एक दूसरे से अपना लिया था। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती थी। वह क्लब से आ जाती और पार्टी करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस के 2-4 महीने करने लगे जा रहते थे। दोनों का रिश्ता थोड़ा बहुत था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। एक दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इस दौरान न जानते चाहते हुए भी मैं भी पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वह अभी अपने पैरों पर नहीं डालना खड़ा होना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था और मैं भी इस दुनिया से में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ ही दिन तक मम्मी पापा अपना मूड में अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर उनके बीच इसी झगड़े दोबारा शुरू हो गए। मम्मी को आपत्ति होने लगी थी कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज होता था कि मैं कब घर आता हूँ, तुम घर पर मौजूद नहीं होते हो। इस तरह के करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ते लगे गए। उसी समय 8 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनते ही मैं आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे भी बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई न कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वो नशे में भूत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वह नशे में होते थे और दूसरी मम्मी उन्हें ऐसे करने से रोक देती थी। और फिर एक दिन मम्मी से तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिल गई, वह भागकर मम्मी के पास गए और आए मम्मी की विनती करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी भी थी और अलग मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उसके हाथ में चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपने बात पर अड़ी रही। उनके ऊपर नए नए इसका भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी
की वकील जीत गई और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। साथ ही साथ पापा के मम्मी के 50% के शेयर वापस करने पड़े तो पापा को बहुत झटका लगा और बहुत वक्त लगा उनको यह बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। यह क्या था, पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर में मम्मी की एक ही चीज़ फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रखने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों को बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफाई और रोज़-रोज़ के झगड़े मुझसे मुझे औरत जात के बहुत नफ़रत होने लगी थी। इस तरह से ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाह रहा था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था, जिसे ना घर का ख़्याल हो, ना अपने पति का और ना ही अपने बच्चे का। यह तो पता ही न हो शाम को तैयार होकर उसको क्लब जाना है, लेकिन यह पता नहीं था कि शाम को उसका बेटा और उस पति क्या खाएगा। जिस गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता था, उसे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ कि मुझ वह औरत मिले जो मेरी अटेंशन पर प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरी घर को घर बना रखे और जब अपने घर वापस आ जाओ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही हो वह औरत जो मेरी ज़िंदगी में सब ला सकती हो। हालाँकि मैं सब सोसाइटी में बहुत सी लड़कियाँ देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वह सब भी मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनके ख़्याल में थी, ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी थी। मैं धीरे-धीरे इन सब से उचट होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई। रोहित ने यह कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसे सीने से लगा लिया और क्योंकि मुझे मालूम था कि रोहित की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की ज़िंदगी हम खुशियों से ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक से मेरे लिए आपको हमारी तरफ से आप लोगों के लिए प्यार भरा धन्यवाद।